नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन समय में भारत में आए हुए एक चीनी यात्री के विषय में। ये चीनी यात्री कौन था? इसको हम हुआनसांग या फिर युआन च्वांग और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में या फिर नॉर्मली आप लोगों ने बहुत सारी पुस्तकों में देखा होगा हैनसोंग, इस नाम से मिलता है इनका नाम। लेकिन इनका जो बहुत सारे पुस्तकों में आप लोगों को जो है हुआनसांग या युआन च्वांग ये नाम मिलता है। देखिए, जो चीनी नाम होते हैं ना वो थोड़े अलग होते हैं, तो उसको हम लोग जो है अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से ये सब चीज़ें हो जाती है। तो हुआनसांग, युआन च्वांग और हैनसोंग ये जो है एक ही व्यक्ति के नाम थे। कई सारे जगहों में आप लोगों को जो है जो सांग च्वांग है इसके स्थान पर आपको त्वांग भी देखने को मिलेगा, तो नामों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो हुआनसांग है प्राचीन समय में वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे, भारत में भ्रमण करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी जो यात्रा थी वो किस प्रकार की रही है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने भारत में देखी, क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो सारा कुछ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हुआनसांग, जिनको यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित भी कहा जाता है। देखिए, यात्रियों का राजकुमार ये क्यों कहा जाता है हुआनसांग को? इनकी जो पुस्तक थी, मतलब कि हुआनसांग ने जो भारत में यात्रा की थी, तो इन्होंने अपना जो यात्रा विवरण लिखा है उसका नाम है शी यू की। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। शी यू की इनकी यात्रा वृत्तांत है, जो इन्होंने मतलब भारत में जो भ्रमण किया और उसके विषय में जो पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक का क्या नाम है? शी यू की। देखिए, जैसे आप लोग भी आज भी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहां आप लोग क्या करते हैं, फोटोज लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं ना। आजकल तो मोबाइल हो गया है तो सब अपना फोटो खींच लेते हैं। पहले क्या होता था, लोग लिख लेते थे उस जगह के बारे में, क्या है कैसी है, तो लिख लिया करते थे। तो जब हुआनसांग भारत आया तो इसने जो है भारत के विषय में जो भी देखा या जो भी अनुभव किया उसको अपने ग्रंथ शी यू की में लिख डाला। तो ये जो यात्रियों का राजकुमार है, इसी पुस्तक के आधार पर इनको कहा जाता है। देखिए, ये जो पुस्तक है शी यू की, इसके आधार पर यह पता चलता है कि हुआनसांग ने लगभग 138 देश 138 देशों की यात्रा की थी, क्योंकि शी यू की में 138 देशों का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि हुआनसांग ने 138 देशों की यात्रा की थी, इस कारण से इनको जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए, इससे पहले मतलब कि हुआनसांग से पहले भी एक चीनी यात्री भारत आए हुए थे। कौन थे वो? फाहियान, जो कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए हुए थे। उन्होंने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा, लेकिन जितनी जानकारी हम लोगों को हुआनसांग के शी यू की से मिलती है वो फाहियान के रचना से नहीं मिलती है। ऐसा कई इतिहासकारों का कहना है कि ये जो शी यू की है, हुआनसांग की यात्रा वृत्तांत, इसके अभाव में तत्कालीन समय का भारतीय इतिहास का जो ज्ञान है वो अधूरा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हुआनसांग की शी यू की से जो हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में और उनके कुछ समय पहले तक के जो इतिहास के बारे में जो हमारी जानकारी है, आज जो हम जानते हैं उस समय के बारे में, तो वो शी यू के बिना अधूरी है, शी यू की के बिना काफी अधूरी है, क्योंकि इस ग्रंथ से हमको तत्कालीन समय के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 138 देशों की इन्होंने यात्रा की थी। इनके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? शी यू की, पूछा गया है बहुत बार। उसके बाद दूसरा चीज, नीति का पंडित। हुआनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है। हुआनसांग जो है बौद्ध धर्मावलंबी था, मतलब कि ये जो है बौद्ध धर्म को मानता था, तो और बौद्ध धर्म के विषय में काफी कुछ ये जानता था, बौद्ध धर्माचार्य था, तो इस कारण से इसको जो है नीति का पंडित कहा गया है। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हुआनसांग के प्रारंभिक जीवन के विषय में, मतलब कि इसका जन्म वगैरह इन सब चीजों के विषय में।
जैसा कि मैंने बताया, हुआनसांग कहाँ से आया था? चीन से आया था। चीन हमारे भारत का पड़ोसी देश है, उत्तर में स्थित है। चीन भारत के उत्तर में है ना, लेकिन भारत और चीन के बीच में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस कारण से दोनों के बीच जो संपर्क है लगभग कटा हुआ सा था प्राचीन समय में, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे के देश में अगर किसी को आना जाना है तो बहुत लंबी यात्रा करनी होती थी और काफी कठिन हुआ करती थी। तो हुआनसांग, इसका जन्म हुआ था चीन में 600 ईस्वी में। याद रखेंगे कब हुआ था? 600 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहां पर? चीन में एक स्थान है होनानफू। होनानफू स्थान का क्या नाम है? होनानफू, चीन में है होनानफू। यहां पर हुआनसांग का जन्म हुआ था होनानफू में। कब? 600 ईस्वी में। इसके पिता का नाम था हुई। पिता का क्या नाम था? हुई। और जो हुआनसांग था ना, इसके 3 बड़े भाई भी थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआनसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। मतलब कि अपने जो बौद्ध धर्म की जो बेसिक जानकारी है उसको हुआनसांग ने 13 वर्ष की आयु में ग्रहण कर लिया। मतलब जो भी जानकारी है बौद्ध धर्म का, जो बेसिक नॉलेज है, उसको 13 वर्ष की आयु में उसने पूरा कुछ जान लिया। और उसके बाद वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में जुट गया। मतलब कि चीन में जो है दूसरे लोगों को वो बौद्ध धर्म के बारे में बताता रहा होगा। आगे चल करके जब हुआनसांग 20 वर्ष का हुआ तो 20 वर्ष की आयु में हुआनसांग बौद्ध भिक्षु बन गया। बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म में होते हैं ना भिक्षु, तो मात्र 20 वर्ष की आयु में हुआनसांग जो है बौद्ध भिक्षु बन गया। इसके बाद वो जो है बौद्ध धर्म संबंधी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करता है, बौद्ध धर्म के विषय में और बहुत सारी चीजें वो जानने का प्रयास करता है। उसके बाद जब वो बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है। मतलब देखिए, जो बौद्ध धर्म है उसका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत से चीन में गया था बौद्ध धर्म। तो जो चीन के लोग थे, भारत से जो भी धर्म ग्रंथ वहां गया रहा होगा, जो फाहियान जो कि हुआनसांग से पहले भारत की यात्रा पर आया था, उसने भारत से बहुत सारे धर्म ग्रंथ मतलब बौद्ध धर्म ग्रंथ बहुत सारे लेकर के गया था। तो उन सब चीजों का वो लोग अध्ययन करते रहे होंगे। तो हुआनसांग ने जब इन ग्रंथों को पढ़ा तो उसको कई सारी चीजें जो है अचरज लगी होंगी, कई सारी चीजें अधूरी लगी होंगी, कई सारे उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। मतलब कि बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हुई होंगी। तो हुआनसांग ने निर्णय लिया कि वो जो है बौद्ध धर्म संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए भारत जाएगा और वहां पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्राचीन समय के धर्म ग्रंथ है, इसके अलावा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो केंद्र है वहां पर जाएगा और देखेगा, खुद सारा चीज वहां देखेगा, खुद लिखेगा। ऐसा उसने डिसीजन लिया और 29 वर्ष की आयु में वो जो है भारत के लिए निकल पड़ता है। कब? 29 वर्ष की आयु में, मतलब कि 629 में, क्योंकि 600 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। तो 629 ईस्वी में हुआनसांग भारत की यात्रा प्रारंभ करता है। तो याद रखना है 29 वर्ष की आयु में वो जो है भारत के लिए निकला था। कब? 629 में। और वो जो है लगभग 644 ईस्वी तक भारत में रहता है। 644 ईस्वी के बाद हुआनसांग अफगानिस्तान, यारकंद, खोतान, कासगर होता हुआ वापस अपने देश चला जाता है। देखिए, एक चीज आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है, बहुत बार ये चीज पूछा गया है फाहियान और हुआनसांग के विषय में। ये पूछा जाता है कि फाहियान किस रास्ते से आया था, किस रास्ते से गया था। देखिए, मैंने बताया था फाहियान के विषय में, फाहियान के विषय में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको जरूर से देखिएगा। तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि फाहियान वो जो है थल मार्ग से, मतलब कि जमीन के रास्ते से भारत आया और जल मार्ग मतलब पानी के रास्ते से वापस चीन गया। जबकि हुआनसांग ये जो है थल मार्ग से भारत आया और थल मार्ग से ही वापस अपने देश लौट गया। तो ये चीजें याद रखिएगा, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो फाहियान वो जो है थल मार्ग से आया, जल मार्ग से वापस गया। हुआनसांग ये थल मार्ग से आया और थल मार्ग से ही वापस चला गया। लगभग ये जो है 645 ईस्वी में अपने देश चीन वापस पहुंच जाता है। और ये जो है अपने साथ भारत से बहुत सारे धर्म, जो बौद्ध धर्म संबंधी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी पांडुलिपियां, प्रतिलिपियां, उनको अपने साथ ले जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें अपने साथ चीन लेकर के जाता है हुआनसांग। तो इतना सब चीजें याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हुआनसांग के यात्रा विवरण के बारे में हम लोगों को कहां से जानकारी मिलती है। तो पहला चीज तो मैंने बताया
शियुकी, जो कि हुआनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। मतलब कि उसने जो है अपना जो भी उसका अनुभव रहा उस चीज को उसने सीयूकी में लिखी। जैसे कि कई सारे लोग डायरी लिखते हैं ना, कहीं भी जाते हैं डायरी लिखते हैं, तो उस टाइप से सीयूकी इसने किसने लिखी थी? ये हुआनसांग ने। तो इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। इसके अलावा हुआनसांग की जीवनी इसको लिखने वाला था हुआनसांग का एक मित्र सयन ही ली। नाम याद रखेंगे, सयन ही ली। इसने क्या लिखा? हुआनसांग की जीवनी, सयन ही ली इसने जो है हुआनसांग की जीवनी लिखी। मतलब कि हुआनसांग का पूरा जन्म कैसे हुआ, बचपन कैसा रहा, चीन में उसने क्या क्या किया, तो वो किसने लिखी थी? सयन ही ली ने। सयन ही ली ये उसके मित्र का नाम है, सयन ही ली। इसने क्या लिखा? हुआनसांग की जीवनी। इसके अलावा हुआनसांग का एक सहायक था, मतलब कि उसका कोई हेल्पर रहा होगा जो उसके कार्यों में उसकी मदद करता रहा होगा, उसके साथ रहा होगा। तो हुआनसांग के सहायक द्वारा जो हुआनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था उसका सारांश लिखा गया, जिसका नाम है कांचू। याद रखेंगे, ग्रंथ का क्या नाम है? कांचू। ये किसने लिखा है? हुआनसांग के एक सहायक ने। ये क्या है? कांचू। इसमें जो है हुआनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसका सारांश है, सार है, मतलब कि एक प्रकार से समरी समझ सकते हो आप। तो ये तीन चीजों का नाम आप लोगों को याद रखना है। सीयूकी किसने लिखी? हुआनसांग ने। सयन ही ली ये जो है हुआनसांग का दोस्त था जिसने हुआनसांग की जीवनी लिखी। उसके बाद तीसरा चीज कांचू जो है हुआनसांग के यात्रा वृत्तांत का सारांश है कांचू, जो कि हुआनसांग के सहायक द्वारा लिखा गया था। ये लगभग 650 ईस्वी के आसपास इसको लिखा गया था कांचू को। तो ये कुछ बातें हुआनसांग के विषय में याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हुआनसांग ने अपने ग्रंथ शियुकी में भारत के विषय में क्या लिखा। मतलब कि वो भारत में इतने लंबे समय तक रहा, 629 से लेकर के 644 तक, लगभग 15 वर्ष उसने यहाँ बिताए थे। तो उस समय जो है शासन किसका चल रहा था? हर्षवर्धन का। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। तो उसने जो है उस समय के भारत के विषय में क्या लिखा है उसको अब हम जानते हैं, जैसे कि राजनीतिक दशा, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो इन सब चीजों के बारे में हुआनसांग ने क्या लिखा है इसको हम जानते हैं, क्योंकि ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जैसा कि मैंने अभी बताया, हुआनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूं। देखिए, हर्षवर्धन और हुआनसांग इनकी भेंट किस प्रकार से हुई थी, ये बड़ा रोचक किस्सा है। देखिए, हुआनसांग ये जो है कामरूप एक स्थान का नाम है जो कि असम के क्षेत्र में पड़ता था। पहले जो है असम का जो क्षेत्र था उसको कामरूप कहा जाता था। तो कामरूप, वहां के राजा थे भास्कर वर्मा वहां के राजा थे कामरूप के, भास्कर वर्मा। तो इनके यहां ठहरे हुए थे हुआनसांग। और उसी समय बंगाल के क्षेत्र में हर्षवर्धन भ्रमण कर रहे थे। हर्षवर्धन जो है वो काफी भ्रमण किया करते थे, अपने राज्य के कोने कोने में जाते थे, प्रजा से मिला करते थे। तो हर्षवर्धन जो है लगभग ऐसे ही बंगाल के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और उनको पता चलता है कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के यहाँ प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग ठहरे हुए हैं। अभी तक जो है हर्षवर्धन और हुआनसांग की भेंट नहीं हुई होती है। जो हुआनसांग है ना, जब भारत आता है ना तो काफी मतलब जनता में एक जो है काफी बातें चलने लगती होगी कि चीन से कोई आया है भारत में घूमने के लिए, वो जो है जगह जगह जा रहा है, कई सारी चीजों को देख रहा है। तो ये पूरे देश में लगभग फैल जाता है कि चीन से कोई विदेशी यात्री यहाँ आया हुआ है। तो हर्षवर्धन भी इस चीज को सुना रहता है और उसके मन में भी इच्छा होती है कि वो कभी ना कभी इस चीनी यात्री हुआनसांग से जरूर मिले। तो जब वो बंगाल के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा होता है तब उसको पता चलता है कि हुआनसांग कामरूप के राजा भास्कर वर्मा की यहां ठहरा हुआ है। अब ये जो भास्कर वर्मा है इसके साथ हर्षवर्धन की मित्रता होती है, मतलब कि मित्र होता है, कोई शत्रु नहीं होता है, मित्र होता है। तो हर्षवर्धन जो है कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के यहां संदेश भिजवाता है कि तुम जो है
हुआन सांग को मेरे पास भेजो। अब इससे जो है भास्कर वर्मा थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जो हर्षवर्धन होता है ये काफी शक्तिशाली होता है और भास्कर वर्मा थोड़ा सा कम शक्तिशाली, हालांकि ये भी शक्तिशाली होता है। तो ये जो है हर्षवर्धन के इस संदेश को सुन करके थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और जो संदेशवाहक होता है, जो दूत होता है, उसको कहता है कि हर्षवर्धन से कह दो कि प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध धर्माचार्य हुआन सांग कोई वस्तु नहीं है कि मैं उसको हर्षवर्धन के पास भेजूं। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं हर्षवर्धन को अपना सिर काट करके भेज दूं, मतलब कि अपना जो सर है वो काट करके हर्षवर्धन को भेज सकता हूं, लेकिन मैं हुआन सांग को हर्षवर्धन के पास नहीं भेज सकता। तो अब दूत आकर के बताता है हर्षवर्धन को कि भाई ऐसे ऐसी बातें भास्कर वर्मा ने कही। तो हर्षवर्धन क्या करता है, दूत को वापस भेजता है भास्कर वर्मा के पास। अब क्या कहलाता है हर्षवर्धन अपने दूत के माध्यम से कि ठीक है भास्कर वर्मा, तुम जो है अपना सिर काट करके हर्षवर्धन के पास भेज दो। अब जो है भास्कर वर्मा समझ जाता है हर्षवर्धन मतलब उसको छेड़ना जो है ठीक नहीं है, उसके साथ दोस्ती बनी रहे यही सही है। तो भास्कर वर्मा बोलता है कि मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था, मैं हुआन सांग को जितनी जल्दी हो सकेगा हर्षवर्धन के पास भेज दूंगा। तो इस प्रकार से जो है हर्षवर्धन और हुआन सांग के बीच मतलब हर्षवर्धन और हुआन सांग की भेंट होती है और दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों जो है बड़े अच्छे पक्के मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और हर्षवर्धन के आग्रह पर हुआन सांग कन्नौज आते हैं। कन्नौज जो कि हर्षवर्धन की राजधानी होती है, उस समय कन्नौज में कई वर्षों तक हुआन सांग रहता है और हुआन सांग से ही प्रभावित होकर के हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का समर्थक बन जाता है। हुआन सांग जो है हमेशा उसको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में बताता रहता है। तो हर्षवर्धन काफी प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म का समर्थक बन जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने बताया हुआन सांग बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये जो है बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महायान संप्रदाय, देखिए बौद्ध धर्म जो कि महायान, हीनयान इन संप्रदायों में बटा हुआ था, महायान हीनयान। तो महायान संप्रदाय को मानने वाला था हुआन सांग। हुआन सांग के विषय में एक चीज और याद रखेंगे कि हुआन सांग ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की थी। इसने जो है दक्षिण में जो चालुक्य राज्य था, जो कांची था, उसकी इसने यात्रा की थी। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में भी हुआन सांग ने लिखा है। तो इन दो चीजों को भी याद रखेंगे, कांची और चालुक्य, इन दोनों राज्यों की भी हुआन सांग ने यात्रा की थी। अब हम बात करते हैं हुआन सांग द्वारा भारत के विषय में क्या कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनैतिक दशा के विषय में, मतलब कि उस समय की जो राजनैतिक स्थिति थी, किस प्रकार से उस समय शासन चलता था, राजा कैसा था, उसके बारे में हुआन सांग ने क्या लिखा है इसको हम जानते हैं। तो हुआन सांग, इसके समय में भारत का शासक कौन था? हर्षवर्धन। मतलब कि संपूर्ण भारत का शासक नहीं था, उत्तर भारत का शासक था हर्षवर्धन और उसी क्षेत्र में हुआन सांग ने भ्रमण किया था बहुत अधिक, मतलब लंबे समय तक। दक्षिण की भी यात्रा की थी कुछ थोड़े समय के लिए। तो राजनीतिक दशा के विषय में हुआन सांग ने बहुत कुछ लिखा है। हुआन सांग ने हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की है, मतलब कि जो हर्षवर्धन का जो शासन था उससे हुआन सांग बहुत अधिक प्रभावित हुआ। हुआन सांग लिखता है कि हर्षवर्धन का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था तथा उसका जो शासन है वो जन कल्याण पर आधारित था। मतलब कि हुआन सांग को हर्षवर्धन का शासन काफी अच्छा लगा, उसकी जो भी प्रशासनिक स्थिति रही होगी उससे काफी प्रभावित रहा है। इसके अलावा हर्षवर्धन की जो परिश्रम और उसका जो दानशीलता का जो गुण है उससे भी वो काफी प्रभावित हुआ। हर्षवर्धन जो है काफी परिश्रमी व्यक्ति था, उसने जो है अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर उत्तर भारत को जीत लिया था। इसके अलावा उसकी जो दिनचर्या थी वो जो है दिन भर काम करता रहता था, अपना जो प्रशासनिक कार्य, धार्मिक संबंधी कार्य, मतलब वो जो है दिन भर व्यस्त रहता था, तो वो काफी परिश्रम करता था, तो उस चीज की भी उसने प्रशंसा की है। इसके अलावा हर्षवर्धन की जो दान प्रियता है, मैंने बताया था हर्षवर्धन काफी मतलब दान दिया करता था बौद्ध धर्म संबंधी, जो बौद्ध भिक्षु हैं ब्राह्मणों को, इसके अलावा जैन धर्म दूसरे संप्रदाय के जो लोग होते थे उनको दान दिया करता था। इसके अलावा जो गरीब लोग होते थे, निसहाय लोग होते थे, अनार्य लोग होते थे, उन सभी को वो बहुत बड़ी संख्या में दान दिया करता था, भोजन करवाता था, उनको जो है हर प्रकार से उनकी सहायता करता था। और ये जो चीज है उसकी जो दान प्रियता है आगे चल करके हर्षवर्धन के लिए काफी
मुश्किलें भी लेकर के आई थी, क्योंकि उसका जो है राजकोष रिक्त हो गया था। तो हर्षवर्धन की दान प्रियता, इसकी जो है हुआनसांग ने प्रशंसा की है। इसके अलावा जो राजा की जो दिनचर्या होती थी, हर्षवर्धन की जो दिनचर्या होती थी, जो 3 भागों में बटी हुई होती थी, जिनमें से जो पहला भाग होता था वो प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था, दूसरा और तीसरा भाग होता था धार्मिक कार्यों के लिए। तो इस चीज की भी उसने प्रशंसा की है, इसके विषय में भी उसने लिखा है। इसके अलावा जो राज्य को जो आय प्राप्त होती थी वो 4 भागों में बटा हुआ होता था, जिसमें से पहला भाग राजा के लिए होता था, जिसमें से राजा का जो भी व्यक्तिगत खर्च है, जो भी सरकारी कार्य है, राजा का जो सरकारी कार्य होता है, उन सब के लिए पहला भाग से धन खर्च किया जाता था। दूसरा भाग होता था कर्मचारियों के लिए और सार्वजनिक व्यय के लिए। तीसरा भाग होता था विद्वानों के लिए और शिक्षा के लिए। चौथा भाग होता था धार्मिक कार्यों के लिए और दान इत्यादि देने के लिए। तो इस चीज के विषय में भी हुआनसांग ने इन सब चीजों के विषय में अपने ग्रंथ शी यू की में लिखा हुआ है। हुआनसांग ने हर्षवर्धन के समय के न्याय व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। हर्षवर्धन कहता है कि इस समय जो है अपराध बहुत कम हुआ करते थे और जो न्याय व्यवस्था थी, जो दंड व्यवस्था थी, वो काफी कठोर हुआ करता था। जो अपराधी होते थे उनको मृत्यु दंड भी दिया जाता था, अंग भंग की सजा भी दी जाती थी। इसके अलावा देश निकाला जैसी सजाएं भी इस समय दी जाती थी। इसके अलावा वो जो अपराध होते थे उनमें से जो डकैती वाले जो अपराध है, मतलब जो डाकू होते थे, इस समय काफी उनका खतरा बना हुआ था। लेकिन जो सामाजिक अपराध हैं, जो समाज में जो अपराध होते थे, वो बहुत कम होते थे, ऐसा लिखता है। लेकिन जो डाकू हैं उनके विषय में भी इसने लिखा है कि इस समय जो है डाकुओं का खतरा बना रहता था, जो कि रास्ते में चलने वाले राहगीरों को लूट लेते थे। और हुआनसांग ने ऐसा लिखा है कि वो खुद कई बार डाकुओं का शिकार बन चुका था और वो जो है थल मार्ग जल मार्ग दोनों ही मार्गों में उसको डाकुओं ने लूटा था। हालांकि हर्षवर्धन ने हुआनसांग की सुरक्षा के लिए सैनिकों को लगा रखा था, इसके बावजूद भी हुआनसांग को डाकुओं का शिकार बनना पड़ा था। हुआनसांग हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज के विषय में भी लिखता है। वो लिखता है कि जो कन्नौज है वो राजधानी है और उसका सम्मान जो है बहुत अधिक है, मतलब वो जो है काफ़ी वैभवशाली है। हुआनसांग लिखता है कि कन्नौज में बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म संबंधी मंदिर है। इसके अलावा हिंदुओं के भी यहाँ काफ़ी मंदिर हैं। हुआनसांग ने हर्षवर्धन की सेना के विषय में भी लिखा है। हुआनसांग लिखता है कि हर्षवर्धन के पास लगभग 60,000 की संख्या में हाथी और 1 लाख की संख्या में घोड़े हैं, ऐसा उसने लिखा है, जो कि कई सारे इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हुआनसांग ने हर्षवर्धन की बहुत अधिक प्रशंसा की है। वो कहता है कि राज्य में जनता का काफ़ी ध्यान रखा जाता था, जनता के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, सार्वजनिक निर्माण कार्य भी इस समय हुआ करते थे, ऐसा वो लिखता है। मतलब कि जो हर्षवर्धन है उसको उसने एक अच्छा व्यक्ति बताया है, अच्छा शासक बताया है। तो ये थोड़ी राजनीतिक दशा के विषय में उसने ये कुछ लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। उस समय की आर्थिक स्थिति के विषय में हुआनसांग ने क्या लिखा है। तो देखिए, हुआनसांग लिखता है कि इस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। जो अधिकांशतः जो जनता है वो कृषि करती थी, खेतीबाड़ी करती थी और बहुत अच्छी संख्या में फसल, इसके अलावा जो फल फूल है वो उत्पादित होता था। इस समय की जो कृषि थी वो काफ़ी उन्नत थी, बहुत बड़ी संख्या में अनाज उत्पादित होता था, तरह तरह के फल फूल इस समय उत्पादित किए जाते थे, तो लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। इसके अलावा जो व्यापार है वो भी ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि जो भारत की जो व्यापारिक स्थिति है, जो विशेष करके जो विदेश व्यापार है, वो गुप्तों के समय लगभग पतन की ओर चला गया था। जो रोम के साथ जो व्यापार होता था वो लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी इस समय भी जो है व्यापार की स्थिति ठीक ठाक रही है। दूसरे देशों के साथ व्यापार इस समय चलता था। भारत से जो है बहुत कुछ बाहर भेजा जाता था, जैसे कि चंदन की लकड़ी, मसाले, जड़ी बूटियां, कपड़े, ये सब चीजें जो है भारत से बाहर भेजी जाती थी और दूसरे देशों से घोड़े मंगवाए जाते थे, धूप, हाथी दांत, ये सब चीजें जो है दूसरे देशों से मंगवाया जाता था भारत में। हुआनसांग ने भारत में बनने वाले सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मलमल के कपड़े, इन सब चीजों की काफी तारीफ की है। वो लिखता है कि यहाँ के लोग सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मलमल के कपड़े, ये सब बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं यहाँ के लोग, ऐसा लिखता है हुआनसांग।
हर्षवर्धन के कर नीति के विषय में भी हुआनसांग ने लिखा है। हुआनसांग लिखता है कि इस समय उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था और कर लेने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता था, मतलब कि आराम से सारा कुछ काम हो जाता था। तो ये सारा कुछ जो है उस समय की आर्थिक स्थिति के विषय में हुआनसांग ने लिखा है। अब बात करते हैं हम धार्मिक स्थिति के विषय में। तो हुआनसांग ने भारत की धार्मिक स्थिति के विषय में भी बहुत कुछ लिखा है। हुआनसांग, उसका उद्देश्य क्या था? भारत में बौद्ध धर्म संबंधित धर्म ग्रंथों को खोजना, जो प्रमाणिक धर्म ग्रंथ हैं उनको प्राप्त करना, इसके अलावा जो बौद्ध धर्म संबंधी जो केंद्र हैं उनकी यात्रा करना, बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरी चीज़ों को जानना। तो ये सब चीज़ें उसका उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था। लेकिन इसके अलावा भी भारत में जो दूसरे धर्म प्रचलित थे उनके विषय में भी इसने बहुत कुछ लिखा है और उन सब के विषय में भी इसने जानने का प्रयास किया था उस समय में। तो हुआनसांग लिखता है कि भारत में बहुत सारे धर्म संप्रदाय प्रचलित है। देखिए, जो गुप्तों के शासन काल से ही भारत में जो है बौद्ध धर्म अच्छी स्थिति में था, अपना जो जैन धर्म है वो भी ठीक ठाक स्थिति में रहा। इसके अलावा जो प्राचीन वैदिक धर्म है वो अब जो है हिंदू धर्म के रूप में उभर करके सामने आ गया था और हिंदू धर्म में ही अनेक संप्रदायों का जन्म हो गया था, जैसे कि शैव संप्रदाय, इसके अलावा अपना वैष्णव संप्रदाय, और इस समय हर्षवर्धन के समय में शाक्त संप्रदाय, ये भी जो है काफी अच्छा चल रहा था, भागवत संप्रदाय। तो ऐसे बहुत सारे धर्म संप्रदाय इस समय प्रचलन में रहे हैं। तो हुआनसांग लिखता है कि भारत में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय प्रचलित में है। वो अलग अलग चीजें लिखता है कि कई सारे लोग जो है बालों को जो है बांधते हैं, जटा बनाते हैं, इस टाइप की चीजें लिखता है। इसके अलावा वो लिखता है कि कई सारे लोग जो है मोर पंख को धारण करते हैं, कई सारे लोग इस टाइप से पूजा करते हैं, कई सारे लोग इस टाइप से अपने आराध्य की पूजा करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसने अपने ग्रंथ में लिखी है। और उस समय भारत में जो अंधविश्वास संबंधी जो प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब कि जो लोग जादू टोना, बलि प्रथा, इस टाइप की चीज़ों पर जो विश्वास करते थे, उन सब चीज़ों के विषय में भी हुआनसांग ने लिखा है। हुआनसांग एक स्थान पर लिखता है कि एक बार तो वो खुद बलि का शिकार होते होते बच गया था, मतलब कि कुछ लोगों ने जो है हुआनसांग को उठा लिया था और उसको जो है बलि देने के लिए लेकर के गए थे। लेकिन उसी समय जो है भयंकर तूफान आ जाता है और उस तूफान के चलते ही हुआनसांग अपने प्राण बचाने में सफल हो पाता है। तो वो जो है इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखता है। तो उस टाइम के जो लोग, जो भी अंधविश्वासी प्रथाएं हमारे भारत में प्रचलित थी, उनके बारे में भी उसने लिखा है और अलग अलग सभी धर्मों के बारे में भी उसने लिखा है। उसके बाद आखिर में हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति, मतलब कि हुआनसांग ने भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में क्या कुछ लिखा है। तो हुआनसांग ने अपने ग्रंथ शीयू की में भारत के तत्कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में बहुत कुछ लिखा है, उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। हुआनसांग लिखता है कि इस समय, मतलब कि जब वो भारत आया था उस समय जो है भारत में समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था। देखिए, हमारा जो समाज है, भारत का जो समाज है, प्राचीन वैदिक कालीन समाज, वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो चीज जो है हुआनसांग ने देखी और उस चीज को जो है समझ गया कि यहाँ का जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं, विशेष रूप से जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अनेक प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसा उसने देखा, जो तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान उस समय हुआ करते रहे होंगे, पूजा पाठ होता रहा होगा। हालांकि जो याज्ञिक कर्म कांड है वो थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन जो बहुत सारे जो पूजा पाठ की जो विधि होती थी, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो बलि प्रथा, अपना जो हुआनसांग खुद बलि का शिकार होते होते बचा था, तो ये सब चीजें उसने लिखी है। हुआनसांग ने इन 4 वर्णों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। हुआनसांग ब्राह्मणों की बहुत अधिक प्रशंसा करता है। हुआनसांग कहता है कि ब्राह्मण जो है समय के पक्के होते हैं, वो अपना हर काम समय पर करते हैं, काफ़ी वो जो है अपना क्या कहेंगे, उच्च आदर्शवादी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, वो लोग साफ सुथरे रहते हैं, स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये सब चीज़ें उसने लिखी है ब्राह्मणों के विषय में। उसके बाद क्षत्रियों के विषय में हुआनसांग कहता है कि क्षत्रिय लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, उनकी भी उसने प्रशंसा की है।
हुआनसांग कहता है कि क्षत्रिय लोग मितव्ययी होते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ये लोग भी ब्राह्मणों के समान ही स्वच्छता को काफी ध्यान देते थे, मतलब कि स्वच्छता पर काफी ध्यान देते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऐसा हुआनसांग ने लिखा है। इसके बाद तीसरा वैश्य। वैश्यों के विषय में हुआनसांग लिखता है कि वैश्य जो है भारत की अर्थ शक्ति है, मतलब कि वैश्यों के हाथ में ही व्यापार वाणिज्य है। तो वो लोग जो है अपना जो कर वर पटाने की जिम्मेदारी किनके ऊपर होती थी, वैश्यों के ऊपर है। तो वो लोग जो है भारत की अर्थ शक्ति है, ऐसा हुआनसांग ने बताया है। देखिए जो चार वर्ण है ना, उनमें से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये लोग जो है कर मुक्त होते थे, किसी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे। जो क्षत्रिय होते थे तो वो तो शासक वर्ग होते थे, वो तो कर वसूल करने का काम करते थे, और जो ब्राह्मण होते थे वो काफी उच्च वर्ण के होते थे, इस कारण से वो कोई कर नहीं दिया करते थे। इसके अलावा उनको तो कई सारे जमीन भी प्राप्त होते थे जो पूरी तरह से कर मुक्त होते थे। तो जो कर का भार होता था वो वैश्यों के ऊपर होता था। तो वैश्य जिनके हाथ में व्यापार वाणिज्य होता था वो भारत की अर्थ शक्ति थी, ऐसा हुआनसांग ने लिखा है। इसके बाद चौथा वर्ण शूद्र। शूद्रों के विषय में हुआनसांग लिखता है कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो कृषक का कार्य करते हैं। देखिए अभी तक क्या होता आ रहा है, जो शूद्र है वो तीनों वर्णों का सेवक माना जाता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का सेवक होता था शूद्र। उसकी कोई मतलब कोई अधिकार नहीं होते थे, उसके पास कोई अपना संपत्ति नहीं होता था, कोई जमीन नहीं होता था, वो तीनों वर्णों पर डिपेंड होता था, उनकी सेवा करता था, जो मिलता था उसको खाता था। लेकिन अब स्थिति जो है बदलने लगी थी, जो शूद्र थे वो कृषक बन गए। वैसे जो कि प्रारंभ में कृषि संबंधी कार्य करते थे उन्होंने व्यापार वाणिज्य को पूरी तरह से अपना लिया था। तो शूद्र इस समय तक खेती करते थे, कृषक का कार्य करते थे। तो हुआनसांग ने लिखा है कि शूद्र जो है कृषक का कार्य करते हैं। इन सब चीजों के अलावा हुआनसांग ने उस समय की जो सामाजिक परंपराएं थी उनके बारे में भी लिखा है। हुआनसांग का कहना है कि इस समय हर्ष के शासनकाल में भारत में अंतर जातीय विवाह का प्रचलन नहीं था। इसके अलावा जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है उसको भी जो है अच्छा नहीं माना जाता था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह ये क्या होता था, जो अनुलोम विवाह है इसमें जो अपना जो वर होता था वो उच्च वर्ग का होता था और जो कन्या होती थी वो निम्न वर्ग की होती थी, इसको कहा जाता था अनुलोम विवाह। और जो प्रतिलोम विवाह है उसमें जो वर होता था वो निम्न वर्ग का होता था और जो कन्या होती थी वो उच्च वर्ग की होती थी। तो इस चीज को जो है इस समय अच्छा नहीं माना जाता था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन ये चीज जो है समाज में प्रचलित थी। और जो अंतरजातीय विवाह है वो हुआनसांग के अनुसार भारत में प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा जो विधवा विवाह है वो भी प्रचलन में नहीं था, ऐसा हुआनसांग ने लिखा है। हुआनसांग लिखता है कि भारत में बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था, मतलब कि एक व्यक्ति जो है अनेक विवाह कर सकता है और करते थे, ऐसा हुआनसांग ने लिखा है। हुआनसांग ने लिखा है कि भारत में इस समय स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, मतलब कि जो हर्षवर्धन है वो जो है विद्वानों का काफी मतलब विद्वानों का काफी सम्मान करता था, विद्वानों को संरक्षण दिया करता था और शिक्षा का काफी प्रसार करता था हर्षवर्धन। तो उसके समय में जो है स्त्री और पुरुष दोनों के ही शिक्षा का ध्यान दिया जाता था। तो इस चीज को जो है हुआनसांग ने भी लिखा है। देखिए जो हर्ष की जो बहन है ना राज्यश्री, वो भी काफी विदुषी स्त्री थी, पढ़ी लिखी थी और वो जो है कई सारे धार्मिक वाद विवादों में सम्मिलित भी होती थी। हुआनसांग लिखता है कि जनता सादा कपड़ा पहनती थी और सादा भोजन करती थी। देखिए इस समय जो कपड़े प्रयोग में लाती थी साधारण जनता वो सिले हुए नहीं होते थे, मतलब कि जो महिलाएं होती थी वो साड़ी वगैरह पहनती रही होंगी और जो पुरुष होते थे वो धोती वगैरह पहनते रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन के समय में सिले हुए कपड़ों का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो साधारण जनता थी वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती थी। जैसा कि मैंने बताया कि हुआनसांग के अनुसार जनता सादा भोजन किया करती थी, जनता जो है प्याज लहसुन मांस मदिरा इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करती थी। इन सब चीज़ों का प्रयोग कौन करता था, जो नीची जातियां होती थी। और इस समय जो है नीची जाति कौन होती थी, शूद्र नहीं होती थी, जो एकदम मतलब जो अलग अलग जातियों से मिलकर के बनी हुई जो जाति होती थी उनको इस समय काफ़ी नीच समझा जाता था, जैसे कि चांडाल हो गए। इसके अलावा जो कई सारे जो दूसरी जातियाँ होती थी जिनको नीच समझा जाता
था, तो वो जो है इन सब चीज़ों का प्रयोग करती थी। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का। जो साधारण जनता थी वो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करती थी। और ये जो नीच जाति के लोग होते थे, चांडाल वगैरह, ये लोग जो हैं गांव या फिर नगर के बाहर में निवास करते थे। और जब भी ये लोग नगर में प्रवेश करते थे, गांव में प्रवेश करते थे, तो कुछ बजा करके, मतलब ढोल वगैरह कुछ बजाते थे कि हम लोग आ रहे हैं। तो जो सामान्य जनता है वो जो है अपना रास्ता बदल ले या फिर संभल जाए कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, ताकि इनसे जो है स्पर्श न करना पड़े। तो ऐसा सब चीजें भी इसने लिखी है। हुआनसांग लिखता है कि इस समय के लोग साधारण मकानों में निवास करते थे। इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन नाटक और विभिन्न प्रकार के खेल हुआ करते थे। इनके जो खेल हैं उनमें प्रमुख रूप से शतरंज और पासे ये प्रमुख रूप से खेला जाता था। और जो नाटक है इनके मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन हुआ करता था। देखिए, गुप्तकालीन भारत से ही जो है नाटकों की रचना बहुत बड़ी संख्या में होने लगी थी। जब हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था नाटकों के विषय में। जो कालिदास जी हैं उन्होंने कई सारे नाटकों की रचना की थी। शूद्रक के कई सारे नाटक हैं। इसके अलावा दूसरे कई सारे लेखक हुए जिन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की। उनका मंचन हुआ करता था जो कि लोगों को काफी पसंद आता था और वो जो है मनोरंजन के साधन के रूप में उभर रहे थे इस समय। एक चीज बताना रह गया था कि हुआनसांग ये जो है तत्कालीन समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या फिर कहें प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा विश्वविद्यालय, इसके विषय में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। हर्षवर्धन के समय में ये जो है काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया था नालंदा विश्वविद्यालय ने। तो हुआनसांग उसने जो है कुछ वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके विद्या अध्ययन प्राप्त किया था। इस जो हुआनसांग था उसने जो है योग शास्त्र का यहाँ अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके योग शास्त्र का अध्ययन किया हुआनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हुआनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु विद्या अध्ययन किया करते थे। और इन सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो भी साधन लगते हैं, मतलब कि उनको जो अध्ययन सामग्री है, यहाँ तक कि भोजन हो गया और उनके दैनिक उपभोग की जो भी वस्तुएं होती है, वस्त्र होती हैं, ये सारी चीज़ें उनको विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाती थी। विश्वविद्यालय का खर्च किस प्रकार से चलता था इसके विषय में भी हुआनसांग ने लिखा है। हुआनसांग के अनुसार विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में प्राप्त हुए थे और इन गांवों से जो भी आय प्राप्त होती थी वो विश्वविद्यालय अपने खर्च के लिए प्रयोग करता था। मतलब कि विद्यार्थियों के भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करना और जो भी प्राचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, उनका खर्च उठाना, वो सब जो है 100 गांवों से प्राप्त आय से होती थी। आगे चल करके जो है गांवों की संख्या 200 हो जाती है। जब एक चीनी यात्री इत्सिंग आता है तो उसने ऐसा लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च 200 गांवों से प्राप्त आय से होता है। वो अलग चीज है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ विद्या अध्ययन करते थे, ऐसा हुआनसांग ने लिखा है। जबकि इत्सिंग जो कि एक चीनी यात्री था, अभी मैंने बताया, तो इत्सिंग ऐसा लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3,000 की संख्या में बौद्ध भिक्षु विद्या अध्ययन किया करते थे। तो दोनों जो है अलग अलग चीजें बताते हैं, तो आपको जो है दोनों को ही याद रखना है कि हुआनसांग ने क्या कहा है, इत्सिंग ने क्या कहा है। तो हुआनसांग के अनुसार यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु विद्या अध्ययन करते थे। हुआनसांग लिखता है कि जिस समय हुआनसांग ने यहाँ पर मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन किया, उस समय यहाँ के प्रधान आचार्य शीलभद्र नामक एक विद्वान थे। याद रखेंगे, इस समय यहाँ का प्रधान आचार्य कौन था, शीलभद्र जो कि बहुत बड़ा विद्वान था हुआनसांग के अनुसार। तो ये सारा चीज जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हुआनसांग ने लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के शासन काल में कुछ धर्म सभाओं का आयोजन हुआ था। हर्ष जो है काफी बहुत सारे धर्म सम्मेलनों का आयोजन करता था, जिनमें से प्रमुख रूप से कन्नौज में आयोजित धर्म सम्मेलन और प्रयाग में आयोजित धर्म सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। तो जो कन्नौज में आयोजित धर्म सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता हुआनसांग ने स्वयं की थी।
और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन को कन्नौज में धर्म सम्मेलन आयोजित करने की प्रेरणा हुआनसांग से ही प्राप्त हुई। देखिए हुआनसांग जो है अपने हर्षवर्धन को महायान संप्रदाय के विषय में बताता था, तो जब वो हुआनसांग के महायान संप्रदाय के सिद्धांतों तर्कों से प्रभावित हो जाता है, तो उसके बाद वो जो है योजना बनाता है कन्नौज में धर्म सम्मेलन आयोजित करने का। और इस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुआनसांग ने, याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रयाग सम्मेलन, प्रयाग में आयोजित धर्म सम्मेलन, इसमें भी हुआनसांग ने भाग लिया था। हुआनसांग ऐसा लिखता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करता है, उन्हीं में से एक था प्रयाग में आयोजित धर्म सम्मेलन। और हुआनसांग ऐसा लिखता है कि प्रयाग में आयोजित धर्म सम्मेलन 6वां धर्म सम्मेलन था। और हुआनसांग ने भारत में रह करके बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। देखिए हुआनसांग जब भारत आता है ना, तो वो संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए थे प्राचीन समय में अधिकांशतः संस्कृत में लिखे गए थे, तो उसके लिए उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी था। तो उसने जो है बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, और दुर्भाग्यवश वो जो संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं वो आज अनुपलब्ध है, मतलब कि वो लुप्त हो गए, खो गए। लेकिन हुआनसांग ने उनका चीनी भाषा में जो अनुवाद किया था वो आज भी उपलब्ध हैं। तो वो जो है चीन में होंगे, चीनी भाषा में लिखे गए हैं, तो उनसे भी जो है तत्कालीन भारत के विषय में और वो जो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ जिन समय के रहे होंगे, तो उनके विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है हुआनसांग द्वारा संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किए गए ग्रंथों से। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा। हुआनसांग का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो इनसे जो है काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कई सारी चीज़ें बनती है परीक्षाओं में। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।